Hello, my dear students. This is Varsha Sharma, your SST teacher, and today we are together with Chapter 6 of Civics, which is Role of the Police and Courts. So, without any further ado, let's begin our chapter. पुलिस का क्या रोल होता है और कोर्ट्स का क्या रोल होता है, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं. सो the police play a vital role in our society in maintaining the law and order. जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वो पुलिस प्ले करते हैं. अगर हमें कोई भी लॉ वायलेट करता हुआ नज़र आता है, सो वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग टू द पुलिस. हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, दैट वी शुड इन्फॉर्म टू द पुलिस अबाउट द वायलेशन ऑफ द लॉ. सो द पुलिस रिप्रेजेंट द सिविल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. और पुलिस ऑफिसर्स को हम इंट्रस्ट करते हैं विद अ वेराइटी ऑफ ड्यूटीज़. काफ़ी सारी ड्यूटीज़ दी जाती है टू द पुलिस ऑफिसर्स. हायरार्की क्या होती है पुलिस ऑफिसर्स की, मतलब कि किस हायरार्की का मतलब है कि लेवल्स डिसाइडेड होते हैं, रैंक्स डिसाइडेड होती हैं. अलग अलग रैंक्स किस तरह से होती हैं, वो फर्स्ट रैंक जो होती है वो है हेड ऑफ द पुलिस. एट द स्टेट लेवल इज़ कमिश्नर ऑफ द पुलिस. जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है वो स्टेट लेवल पे हेड ऑफ पुलिस होता है. देन कम्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विच इज़ DGP. नेक्स्ट कौन आता है, DGP. सबसे पहले आते हैं कमिश्नर, देन कम्स DGP. फिर उसके बाद आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विच इज़ SP. देन कम्स पुलिस इंस्पेक्टर एंड देन सब इंस्पेक्टर. और सबसे बाद में जो आते हैं वो आते हैं हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल. तो ये एक हायरार्की सिस्टम है, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल. ये देखिए ये हेड. सो जो हायरार्की सिस्टम है वो सबसे पहले आता है कमिश्नर, देन कम्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DGP. फिर आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विच इज़ SP. फिर पुलिस इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद आते हैं द हेड कांस्टेबल एंड द कांस्टेबल. तो ये जो सारे लोग होते हैं ये एक टीम की तरह वर्क करते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री. हर पोस्ट का डिफरेंट वर्क होता है और ये एक साथ मिलके एज ए टीम वर्क करते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके कंट्री में. अब पुलिस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. सो सब इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय द पुलिस आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री. सबसे पहला फंक्शन तो यही है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. उसके अलावा टू प्रिवेंट क्राइम्स एंड कंट्रोल टेररिस्ट एक्टिविटीज़. जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी क्राइम्स होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए या कंट्रोल करने का काम किसका होता है, पुलिस का होता है. टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग रोड्स, रेलवे ब्रिजेस एक्सेट्रा अगेंस्ट एक्ट्स ऑफ वायलेंस और एनी काइंड ऑफ अटैक. तो जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे कि रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, इन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होता है, पुलिस का होता है. और कोई भी एक्ट्स ऑफ वायलेंस नहीं होने चाहिए, अटैक नहीं होने चाहिए. तो इस चीज़ को भी इंश्योर कौन करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स. टू क्रिएट एंड मेंटेन अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द कम्युनिटी. तो जो भी कम्युनिटी है उसमें फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए. ये काम भी किसका है, पुलिस ऑफिसर्स का. टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय सेफ गार्डिंग हिज और हर फंडामेंटल राइट्स. हर एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करना भी पुलिस ऑफिसर्स का ही काम है. टू इम्प्लीमेंट द लॉ इम्पार्शली. इसका मतलब ये है कि जो लॉ है वो इम्पार्शली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए. टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. और जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनको भी कौन प्रोटेक्ट करेगा, पुलिस. सो कॉलोनियल पीरियड के पहले जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग डे टू डे लाइफ का जो था वर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड नेचर. वो कोई डिसेंट्रलाइज नेचर था, कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं था. फिर प्रोग्रेसिवली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन के नए नए डिपार्टमेंट्स आए एंड देयर रोल्स वर डिफाइंड एंड गाइडलाइंस वर लेड टू सिस्टमेटाइज एवरीथिंग. उनके रोल्स बनाए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, फिर उन डिपार्टमेंट के रोल दिए गए उनको, मतलब उनको वर्क दिया हुआ, उनको गाइडलाइंस दी गई कि आपको इसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली वर्क करना है. पहले डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, मतलब कोई सिस्टमेटिक फॉर्म में वर्क नहीं होता था. उसके बाद एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने के लिए पहल छेड़ी गई. उसके लिए डिपार्टमेंट्स बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेशन उनका सेट किया गया, फिर उनके लिए गाइडलाइंस बनाई गई कि उनको किस तरह से वर्क करना है ताकि वो सिस्टमेटिकली वर्क कर सकें. आफ्टर द इंडिपेंडेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस. इंडिपेंडेंस के बाद एक कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट ऑफ द
वेलफेयर स्टेट। तो ये एक एग्जिस्टेंस में आया एंड द पुलिस वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद मोर एफिशिएंसी एंड स्पिरिट टू सर्विस टू द पीपल। तो उसके बाद पुलिस को और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाने लगा। पुलिस आर एन यूबिक्विशियस ऑर्गेनाइजेशन एंड आर फाउंड एवरीवेयर। पुलिस जो है वो यूबिक्विशियस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सब जगह प्रेजेंट होती हैं और सभी जगह पाई जाती हैं। इन आर ऑफ नीड we approach the police who are duty bound to safeguard us and our rights to the best of their abilities। जब भी हमें पुलिस की ज़रूरत होती है तो हमें जब भी कोई हमारे ऊपर डेंजर फील होता है तो हम पुलिस को ही अप्रोच करते हैं ताकि वो हमें सेफगार्ड कर सके, हमारे राइट्स को सेफगार्ड कर सके, प्लस हमारी सेफ्टी इंश्योर कर सके। पुलिस जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है और ध्यान रखती है कि हम सेफ रहें, thus allowing us to lead our lives with a sense of security, ताकि हम सेफ्टी की अपने मन में फीलिंग लेके आराम से अपनी लाइफ को जी सकें। पुलिस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट अगेंस्ट अ क्राइम दैट हैज़ बीन कमिटेड। अब पुलिस का एक और काम क्या है कि अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म की जानी चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस। अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर किस तरह से होता है, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं विटनेसेस के। जो भी विटनेसेस मतलब जो गवाह होते हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो ये कहते हैं कि हम वहाँ प्रेजेंट थे, उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या देखा या आपको क्या पता है उस सीन के बारे में। एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस। और फिर क्या किया जाता है, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस फॉर्म एन ओपिनियन। फिर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पुलिस एक ओपिनियन फॉर्म करती है। अगर पुलिस को लगता है कि जो एविडेंस है वो कल्पेबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड को प्रूव कर रहे हैं, मतलब अक्यूज्ड कौन होता है, जिस पे इल्ज़ाम लगा है, और कल्पेबिलिटी का मतलब है कि उसका गुनाह, मतलब कि अगर किसी इल्ज़ाम जिस पर लगाया गया है उसका गुनाह, उसकी गलती अगर प्रूव हो जाती है तो वो चार्जशीट बनाते हैं उसके अगेंस्ट। क्या बनाई जाती है फिर, चार्जशीट। अगर किसी पर्सन पे जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है उसकी गलती अगर प्रूव हो जाती है तो उसके अगेंस्ट फिर चार्जशीट भेजी जाती है कोर्ट में। चार्जशीट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ये डेफिनेशन आप सभी को पता होनी चाहिए, यहाँ पर लिखी है। और चार्जशीट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। चार्जशीट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें एक्यूजेशन प्रिपेयर किया जाता है, एक्यूजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें मैंशनड होती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है इंडिया की, वो चार्जशीट प्रिपेयर करती है। कौन प्रिपेयर करती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंडिया में, वो चार्जशीट प्रिपेयर करती है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अक्यूज्ड, इंफॉर्मेशन अबाउट द अक्यूज्ड एंड द विटनेसेस और अक्यूज्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। एक्यूजेशन किस नेचर का है ये भी बताया जाता है, उसको स्पेसिफाई किया जाता है, मतलब अच्छे से डिटेल्ड मैनर में बताया जाता है। आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज़र, अक्यूज़ जो कर रहा है उसकी आइडेंटिटी बताई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें मेंशन्ड होती है, चार्जशीट में। तो चार्जशीट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि अगर किसी पे केस हुआ है, किसी पे अक्यूजेशन लगा है और वो चीज़ प्रूव हो जाती है, उसकी गलती प्रूव हो जाती है, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या बनाया जाता है, चार्जशीट बनाई जाती है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी होती है जो उसके गुनाह से रिलेटेड होती है। तो पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम विद द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कॉमनली आप एफआईआर के नाम से जानते हैं। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले पुलिस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करती है जैसे ही उन्हें कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब एफआईआर सिर्फ तभी लिखी जाती है जब जो गुनाह है, जो जुर्म है, वो कॉग्निजेबल होता है। ऑफेंस मतलब गुनाह या जुर्म, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तभी एफआईआर फाइल की जाएगी। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे केसेस को कहा जाता है दैट डील्स विद द क्रिमिनल एक्ट्स लाइक थेफ्ट, मर्डर एंड रेप। ऐसे केसेस जिसपे थेफ्ट मतलब चोरी, मर्डर या फिर रेप डिस्क्राइब्ड होता है, जिस केस में ये चीज़ इंक्लूड होती है, उन सभी केसेस को, उन सभी गुनाहों को कॉग्निजेबल ऑफेंस कैटेगरी के अंडर
लिया जाता है। अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट। अदरवाइज एक वारंट की ज़रूरत होती है किसी को भी अरेस्ट करने के लिए, विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। बट only and only under the case of cognizable offense police officers can arrest a person without a warrant। सेकेंड, अब इनको तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कह दिया, जो कि थेफ्ट, मर्डर और रेप वाले एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं, जिसमें या तो किसी को मार दिया गया है, या चोरी हो गई है, या कोई रेप कमेंट कर लिया है किसी ने। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी एक और कैटेगरी है, क्योंकि दूसरे केसेस भी तो आते हैं, तो वो सारे केसेस आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी के अंडर। सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर द केसेस विच आर रिलेटिवली लेस सीरियस इन नेचर। ऐसे केसेस जो नेचर में कम सीरियस होते हैं एज कम्पेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस से कंपैरिजन किया जाए तो वो कम सीरियस होते हैं, उसमें चोरी नहीं होती है, मर्डर नहीं होता है, रेप का केस नहीं होता है। सिंपल ऑफेंसेस जैसे किसी की आपस में लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, कहासुनी हो गई, किसी ने किसी को किसी बात पे मार दिया, बट वो पर्सन अलाइव है, डेड नहीं है, ठीक है। सो द पुलिस कैन नॉट रजिस्टर क्रिमिनल केसेस और कंडक्ट अरेस्ट इन द केसेस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर पुलिस रजिस्टर नहीं कर सकती क्रिमिनल केसेस को, या फिर उन लोगों को अरेस्ट भी नहीं कर सकती। अब अरेस्ट विदाउट अ वारंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो किन केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है, उन केसेस को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो कुछ 3 सर्कमस्टांस हमें दिए हुए हैं जिस केस में विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी भी पर्सन को। पहला सर्कमस्टांस क्या है? इफ द इंडिविजुअल कमिट्स एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस लाइक मर्डर, फिजिकल हार्म, किडनैपिंग एक्सेट्रा। वही चीज़ कि कोई भी पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कंडक्ट करता है तो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। सेकेंड, इफ इंडिविजुअल ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने में दखलंदाजी करता है, परेशान करता है, तो उन्हें विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। या फिर कोई पर्सन जेल में बंद है और वो भागने की कोशिश करता है तो भी वो विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। इफ़ अ पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन ऑफेंडर बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऐसे तो बेसिक हर सिटी में कोर्ट्स होते हैं, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी पर्सन को ऑफेंडर या गुनहगार डिक्लेयर कर देती है तो उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ये कौन से केसेस होते हैं? पैसा का जो घोटाला होता है उस केसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि उसको उस केसेस में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है उस पर्सन को ऑफेंडर। अब अरेस्ट तो किस केस में किया जाता है ये हमें पता चल ही गया। अब जिस पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है उसके भी फंडामेंटल, कुछ जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसी तरह से उस पर्सन के भी कुछ राइट्स होते हैं। पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी पर्सन को टॉर्चर नहीं किया जा सकता। अलाउंस नहीं है पुलिस के पास कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को भी टॉर्चर किया जा सके। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस। छोटे से छोटे ऑफेंसेस के लिए भी वो किसी पर्सन को पनिशमेंट नहीं दे सकते बिना वारंट के या बिना अलाउंस के। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 22 guarantees द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। हर अरेस्टेड पर्सन के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो आते हैं आर्टिकल 22 के अंदर। कौन से आर्टिकल के अंदर? 22 के अंदर। फर्स्ट राइट है द पर्सन हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट एंड द ऑफेंस ही इज अक्यूज्ड ऑफ। हर पर्सन को राइट है कि उसको ये बताया जाए कि उसको अरेस्ट किस वजह से किया जा रहा है, प्लस उसने क्या गलती करी है ये भी उसे बताया जाना चाहिए। द पर्सन हैज़ टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अगर कोई अक्यूज पर्सन है तो उसे 24 आवर्स के अंदर जैसे ही अरेस्ट किया उसके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर द पर्सन कैन नॉट बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट बियॉन्ड 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। किसी भी पर्सन को
24 आवर्स के से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते 24 आवर्स से ज़्यादा। अगर वो उससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उन्हें मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अ पर्सन कैन नॉट बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट इन और इन कस्टडी। जो कस्टडी में है जो पर्सन, उसको इल ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसको टॉर्चर नहीं किया जा सकता। द कन्फेशंस मेड बाय द अरेस्टेड पर्सन इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम और हर। अगर कोई पर्सन अपना गुनाह कबूल कर लेता है पुलिस स्टेशन में, तो उसको एज एन एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता उसकी खुद के अगेंस्ट। वो पर्सन अदालत में ही अपनी गलती कबूल करना चाहिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी उसे एक्सेप्ट किया जाता है। बॉयज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। ऐसे बॉयज़ जिनकी एज 15 ईयर्स से कम है और फीमेल्स को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड, अब किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद द कोर्ट ऑफ लॉ दैट इट डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि वो गिल्टी है या नहीं है, मतलब वो गुनहगार है या नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कंप्लीट लिबर्टी दी हुई है टू एवरी पर्सन टू हायर अ लॉयर टू डिफेंड हिम और हर। हमारी गवर्नमेंट ने हर पर्सन को एक अलाउंस दी हुई है कि वो अपने लिए लॉयर हायर कर सकता है ताकि वो उसे बचा सके। द पर्सन कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड बेल ऑन अरेस्ट। हर उस पर्सन को अरेस्ट होने के बावजूद भी बेल प्रोवाइड की जा सकती है। बेल इन लॉ मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑफ अ पर्सन अवेटिंग ट्रायल और एन अपील by the deposit of security to ensure he or she will appear in the court for trial। तो जो ये बेल दी जाती है जब कोई पर्सन अरेस्टेड है और वो बेल लेके जाता है तो उससे कोई मनी या प्रॉपर्टी डिपॉजिट करवाई जाती है, इसीलिए कि भाई आप जब भी आपके ट्रायल्स होंगे तो आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। इसी वजह से उनकी मनी या प्रॉपर्टी डिपॉजिट कराई जाती है एज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी के पर्पज से। We also have a provision for granting anticipatory bail, which is an instruction to release a person on bail till he or she is named or accused of committing a non-bailable offence। अब एक और प्रोविज़न है कि एक एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है किसी भी पर्सन को जिसका गलती अभी प्रूव नहीं हुई है, तब तक उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल जाती है जब तक उसकी गलती प्रूव नहीं हो जाती। अब FIR क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पुलिस डू नॉट इन्वेस्टिगेट ऑल द कंप्लेंट्स दैट पीपल पुट बिफोर देम। पुलिस सारी कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। अगर कोई केस सीरियस नहीं है या फिर इतना कुछ उसका कोई बेसिक ग्राउंड नहीं है ज़्यादा, तो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं रखा जाता, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। और करना भी चाहिए, बिकॉज अगर किसी का बेसिक ग्राउंड ही स्ट्रांग नहीं है तो उसे क्या इन्वेस्टिगेट किया जाना। कोई भी पर्सन रिपोर्ट कर सकता है ऑफेंस को टू द पुलिस ऑफिसर, या तो ओरली या फिर राइटिंग में। आप या तो फ़ोन पे बोल सकते हो, मुझसे उनके सामने जाके कंप्लेंट कर सकते हो, या फिर रिटन में आप उनको दे सकते हो, सेंड कर सकते हो। इवन अ टेलीफोनिक मैसेज कैन बी ट्रीटेड एज एन FIR। वही जो मैंने भी बोला, टेलीफोनिक मैसेज को भी FIR की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जिस भी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कंडक्ट किया गया है, सो वो खुद ही FIR फाइल कर लेते हैं। FIR एक डॉक्यूमेंट है विच इनिशिएट्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स टू पनिश द गिल्टी। FIR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इनिशिएट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, जो कोर्ट में जो डिसीजंस होते हैं, आगे केस बढ़ता है, उसको चालू करता है FIR की वजह से ही केस आगे बढ़ता है ताकि गिल्टी को पनिश किया जा सके। तो पुलिस कैन रजिस्टर FIRs ओनली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये हमने पढ़ ही लिया, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए ही रजिस्टर की जाती है FIR सब जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर दी जानी चाहिए। जैसे कोई इंसिडेंट होता है उसके बाद जल्दी से FIR रजिस्टर करवा दी जानी चाहिए। अगर FIR रजिस्टर होने में कोई डिले हो जाती है, कोई देर हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है और वहाँ पे जो एविडेंस में मिल सकते थे वो शायद डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आइडियली एक FIR जो है, इट शुड बी रजिस्टर्ड इन द पुलिस स्टेशन विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द क्राइम टेक्स प्लेस।
तो एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर दी जानी चाहिए तुरंत ही पुलिस स्टेशन में। हाउएवर अगर इमरजेंसी का केस है तो कोई भी पुलिस स्टेशन में आप कर सकते हो, अदरवाइज जिस एरिया में वो क्राइम हुआ है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में आपको एफआईआर रजिस्टर करवानी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनली जाके एफआईआर रजिस्टर कराओ। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो आप पुलिस को ऑन कॉल या फिर ईमेल के थ्रू भी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हो। अब एफआईआर के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो एफआईआर के अंदर होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट। जो कंप्लेनेंट होता है ऐसा पर्सन जो कि फॉर्मल कंप्लेंट कर रहा है, जो कंप्लेंट कर रहा है उसका नेम एंड एड्रेस। देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रिकॉर्ड एन एफआईआर। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जिसमें एफआईआर रिकॉर्ड की जाती है और कंप्लेनेंट जो कि कंप्लेंट कर रहा है वो साइन करता है उस पर। कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर। कंप्लेनेंट के पास लीगल राइट है कि वो पुलिस से उसकी एक और कॉपी ले सकता है एफआईआर की। एफआईआर में डेट टाइम मेंशन होते हैं, डेट टाइम प्लेस मेंशन होते हैं ऑफेंस के, क्या ऑफेंस हुआ है, क्या गलती की गई है, उसकी डेट टाइम प्लेस मेंशन की जाती है एंड डिटेल मेंशन की जाती है ऑफ द ऑफेंस। जो गलती की गई है उसकी डिटेल्स मेंशन की जाती है इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, और क्या हुआ, किस तरह से हुआ। अगर दो लोगों में फ़ाइट हुई तो वो किस तरह से हुई, किसने किसको पहले मारा, दोनों को कितना डैमेज हुआ फिजिकल, ये सारी चीज़ें डिटेल्ड मैनर में एफआईआर में मेंशन होती है, डिस्क्राइब्ड होती है। इफ़ द आइडेंटिटीज ऑफ द परपेट्रेटर्स एंड विटनेसेस आर नोन, अगर परपेट्रेटर्स और विटनेसेस की आइडेंटिटीज सबको पता चल जाएगी, देन दे आर ऑल्सो मैंशनड इन द एफआईआर, तो उनको भी एफआईआर में मेंशन कर दिया जाता है। द अक्यूज्ड मे देन बी अरेस्टेड फॉर कमिटिंग एलिजेड ऑफेंस, फिर अक्यूज जो है उसको ऑफेंस कंडक्ट करने के केस में अरेस्ट किया जा सकता है। So that's all about this lecture. We'll continue the chapter in our next lecture. Thank you very much, students.